एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जिए, ये बहुत अहम है। एज एल्डरलीज में होगा, डिजेनरेटिव प्रोसेस है। सेक्स मेल्स में ज्यादा होता है बनिस्पत फीमेल्स। तो एक्सेस ना करें, लेकिन सप्ताह में 5 अंडा आपको हेल्दी रखने के लिए बहुत अच्छा बहुत है। हार्ट की समस्या बहुत बृहद है, तो 10 से 11 फैक्टर्स हैं। इसमें हम लोग इसको भी दो भाग में बांटते हैं, एक मॉडिफाइबल, दूसरा नॉन मॉडिफाइबल। पहले दौड़ धूप के लोग खेलो खेल वाली कंसेप्ट था। आज का कंसेप्ट क्या है? एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, पार्क नहीं है, आउटडोर गेम्स बहुत कम हो गए हैं, एक छोटे से रूम में कन्फाइंड हो गए हैं। आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मंथन टुडे के खास कार्यक्रम मिलिए डॉक्टर साहब में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ पीएमसीएच के डॉक्टर है जो कि कार्डियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर अशोक कुमार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आपका भी। जी। अ, सर, ये जो अभी जो इन दिनों जो कम उम्र में भी देखा जाता है, हार्ट की समस्या काफी देखी जा रही है, तो आखिर इसकी वजह क्या है? एक्चुअली हार्ट की समस्या को अगर हम अलग अलग वर्गों में बांटें, तो कुछ हैं। दो तीन कैटेगरी पहले हमें समझना होगा कि हार्ट की समस्या बहुत बृहद है। कुछ आनुवांशिक होता है, जिसको हम लोग कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कहते हैं। तो वो तो जन्म में जीन के प्रॉब्लम से होता है, वो अलग एंटिटी है जो यूजुअली बच्चों में होता है। कुछ ऐसे हैं जो मैनिफेस्ट ही एल्डरलीज में होता है या मिड एज में होता है। दूसरी इन्फेक्टिव है, जो पहले भी होते थे, पहले ज्यादा होते थे, अब उसके इंसिडेंस कम हुए हैं, जैसे कि रूमेटिक हार्ट डिजीज, जो सोर थ्रोट होता है, ज्वाइंट पेन होता है फीवर के साथ, और वो होता है कि धीरे धीरे आपके हार्ट के valves को खराब कर देते हैं, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में कहते थे कि हार्ट में सुराग हो गया। ये रूमेटिक हार्ट डिजीज है। इनके इंसिडेंस कम हुए हैं। पहले ये युवाओं में ही होता था, 5 से 15 साल में मैनिफेस्ट होते होते 25 से 30 साल में काफी मैनिफेस्ट कर जाते थे। आपका जो सवाल है, मैं जहां तक समझ रहा हूं, ये आप बात कर रहे हैं हार्ट डिजीज का मतलब लेके कि हार्ट अटैक, जी। जिसको कि हम एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज बोलते हैं, जिसमें हार्ट अटैक होता था। अमूमन ये एल्डरलीज की समस्या है। वेस्टर्न वर्ल्ड में देखें तो 60 साल से ज्यादा के उम्र में होता है। हम इंडियंस थोड़ा जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं, तो हमारे यहाँ 10 साल पहले होती थी, तो यानी कि 50 के आसपास। अब हम देख रहे हैं कि 40 से कम युवाओं में भी इसकी संख्या बहुत बढ़ गई है। जहां तक आपका सवाल इसी से रिलेटेड है, जी। तो इसको मैं लेता हूं। ये जो बीमारी है मेनली लाइफस्टाइल डिजीज है। हमारा अगर सही खान पान, व्यायाम नहीं हो, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं हो, तो इनकी समस्याएं बढ़ती हैं। इनके मूल रूप में जाएं, पहले इसका जो इंसिडेंस था, ना कि युवाओं में, एल्डरलीज में भी बहुत कम था अपने देश में। जो होते थे, जो ससेप्टेबल रहते थे, उनको वेस्टर्न से थोड़े कम होते थे। लेकिन अब जो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड हुआ है, जिसमें कि हम लोग सुगरी फूड्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्रिजर्व के ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप देखिएगा कि एक ग्लोबल पैंडेमिक बनते जा रहा है ओबेसिटी। ये प्रिडिक्शन है कि 2035 तक विश्व की 50% आबादी मोटी हो जाएगी। ये एक मेजर कॉज है। इसके मोटापा के तीन कारण होते हैं। एक अनुवांशिक है, वो अलग एंटिटी है। दूसरा है कि इजी फूड अवेलेबिलिटी, यानी कि हम जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं जितने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट नहीं। और तीसरा, हमारा जो व्यायाम है, हमारा श्रम है, वो कम होते जा रहा है। आजकल पिज्जा बर्गर का कल्चर है। हम लोग हर चीज ऑनलाइन, स्विगी जोमेटो एंड ऑल करते रहते हैं, हर चीज फोन से करते रहते हैं। आप बच्चों में भी देखें, ओबेसिटी की संख्या, इंसिडेंस बहुत बढ़ा है। पहले दौड़ धूप के लोग खेलो खेल वाली कंसेप्ट था। आज का कंसेप्ट क्या है? एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, पार्क नहीं है, आउटडोर गेम्स बहुत कम हो गए हैं, एक छोटे से रूम में कन्फाइंड हो गए हैं। तो ये चीजें हो गई, एक्टिविटी कम हो गया, इजी फूड अवेलेबिलिटी हो नहीं, गई। लेकिन सवाल ये है सर कि आपने कहा कि ये ज़्यादातर मोटे लोग का ही है। लेकिन ये एक मिथ है या फिर एक बोला जाता है कि फैक्ट्स है कि कई जो पतले लोग, दुबले लोग होते हैं, उनको हार्ट की समस्या नहीं होगी, ऐसा है क्या कुछ? नहीं, देखिए, हार्ट की समस्या उनको भी होंगी, क्योंकि अब मैं इस पे दूसरे ढंग से आपको बताऊं कि हार्ट की समस्या के जो मुख्य कारण गिने गए हैं, वो एक कारण नहीं है। इसमें फिजिक्स की तरह ऑल एंड नन लॉ नहीं लागू होता है। मेडिकल साइंस में ये कई चीजें कुमुलेट होके एक साथ आते हैं। तो 10 से 11 फैक्टर्स हैं। इसमें हम लोग इसको भी दो भाग में बांटते हैं, एक मॉडिफाइबल, दूसरा नॉन मॉडिफाइबल। जैसे नॉन मॉडिफाइबल मेनली तीन है। एज
एल्डरलीज में होगा, डिजेनरेटिव प्रोसेस है। सेक्स मेल्स में ज्यादा होता है बनिस्पत फीमेल्स। और तीसरा रेस, रेसियली जो पहले ही मैंने कहा कि हम लोग थोड़े प्रीडिस्पोज्ड हैं, तो हम ये तीन चीज को हम बदल नहीं सकते ना, अपना जीन को बदल सकते हैं। अब आते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जो कि 8-9 है। एक बहुत बड़ी स्टडी हुई थी, इंटर हार्ट स्टडी, उसमें ये प्रूव किया गया कि ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं, इनको अगर हम कंट्रोल कर लें तो 80% हार्ट अटैक के इंसिडेंस को कम कर सकते हैं। उसमें मुख्यतः था ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस। तो ये चीजें थी जो कि है, तो इन सबको हम अगर कंट्रोल कर लें तो 80% कम कर सकते हैं। अब आइए ओबेसिटी के बारे में, बड़ा अहम सवाल है और आजकल इस पे बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। ओबेसिटी मदर ऑफ मेनी डिजीज आप कह सकते हैं, केवल हार्ट की ही नहीं। ओबीज लोगों में आप देखेंगे तो हार्ट अटैक के इंसिडेंस 3 टाइम्स ज्यादा होते हैं। अब ऐसा नहीं कि सब ओबीज को होगा, सबको। हाँ, ओबेसिटी में भी 2-3 तरह की ओबेसिटी होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट के अनुसार। इसमें ज्यादा खराब एब्डोमिनल ओबेसिटी है। आप देखेंगे कि और इंडियन लोगों में ज्यादा होने का मेजर रीजन वही है। आप देखेंगे दुबले पतले हैं, पेट निकला हुआ है। वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या है कि वो सिलिंड्रिकल होते हैं ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। वैसे में इसके इंसिडेंस बहुत ज्यादा नहीं है जी। कंपेयर टू एब्डोमिनल ओबेसिटी। ये ज्यादा खराब है, पेट निकलना बहुत खराब बहुत है। खराब। सवाल ये भी है कि क्या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एग खाने से बीपी बढ़ जाता है, हार्ट की समस्या ज्यादा आती है, गर्म चीज नहीं खाना चाहिए, ये मिथ है या फिर सच में फैक्ट है? आप बड़ा अच्छा सवाल निकाल रही हैं मैडम, कंट्रोवर्शियल सवाल है, इसलिए मैं इसका जवाब आपको ढंग से दूंगा। इसमें 2 तरह के मिथ हैं। अब जैसे एग, मेरी नजर में अंडा को बदनाम किया गया है ज्यादा। रीजन क्या है कि अब कंसेप्ट, आप बड़े बड़े होटल में जाएं या बड़े एलिट लोगों से बात करें तो वो जैसे हर जगह बंटवारा हो रहा है, यहाँ भी अंडे को भी बांट दिया गया है, उसकी सफेदी और पीलापन। हाँ। ठीक है, तो अब लोग कहते हैं कि पीलापन ना खाइए, जिसको जर्दी हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं, उसको ना खाइए, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। डेफिनेटली होता है, इसमें कोई ये नहीं है। जो व्हाइट पार्ट है वो अल्बुमिन है, वो प्रोटीन है, उनके कहने में सही है। लेकिन मैं एक कोट करूंगा कि बहुत पहले एक हाल में ही बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे कार्डियोलॉजी के, यूगन ब्राउनवर्ल्ड साहब। उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है ब्राउनवर्ल्ड की, उसी को हम लोग एज ए बाइबल पढ़ते हैं और करते हैं। उनकी भी, उनके द्वारा लिखी हुई एक दूसरी किताब है प्राइमरी कार्डियोलॉजी, उसमें उन्होंने इस मिथ को खत्म किया है। कोट इसलिए करना पड़ रहा है कि आप जिस किसी को भी बताएंगे वो कहेगा कि बकवास है, तो जी, तो इसलिए मैं कोरिलेट करना कोट कर पड़ता रहा है। हूं कि जी। आप देखिए वहां लिखा हुआ है, विथ रेफरेंस आके देख लें। उसमें जी। बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि करीब 1.5 लाख पॉपुलेशन में ये स्टडी करके देखी गई, अलग अलग पार्ट, व्हाइट और येलो पार्ट को अलग करके और होल एग को। तो ये देखा गया कि होल एग देने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। नहीं पड़ेगा। उनका रिकमेंडेशन है कि ऑलवेज होल एग इज बेटर कंपेयर टू फ्रैक्शन ऑफ द एग्स, क्योंकि दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री तत्व होते हैं जो एक दूसरे और को न्यूट्रलाइज एग में करते भी हैं। है कि बॉइल्ड एग अलग होती है और जो फ्राई एग है, तो फ्राई एग का लोग कहते हैं कि फ्राई एग नहीं खाना चाहिए, बॉइल्ड खाना मैं चाहिए। आ रहा हूँ, सब पे आ रहा जी। हूँ, जी। एक एक करके थोड़ा स्लो टाइम ले रहा हूँ ताकि समझें लोग। जी। अब इसमें क्या है ना कि आप होल एग में आए, इसका कंसेप्ट दूसरा है। उसका कंसेप्ट जब भी हम फ्राई करते हैं तो एक्स्ट्रा ऑयल डालते हैं, जबकि बॉइल्ड एग में वो चीजें वो नहीं है। चीज नहीं। तो आप कंपेयर करेंगे तो बॉइल्ड एग ज्यादा हेल्दी हुआ कंपेयर टू फ्राई। फ्राई एग। और रिकमेंडेशन जो है कि अप टू 5 एग इन ए वीक इज गुड फॉर योर हार्ट। ओके। तो उससे ज्यादा ले रहे हैं, अति तो सर्वत्र बढ़ जाते, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। बैड फॉर। तो एक्सेस ना करें, लेकिन सप्ताह में 5 अंडा आपको हेल्दी रखने के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। जी, लेकिन सवाल ये भी है कि हार्ट अटैक आने से पहले शरीर कौन कौन सा संकेत देता है? जी, देखिए इसमें कई चीजें हैं। जैसे सिर्फ हम हार्ट अटैक की बात करें तो बिना रिस्क फैक्टर के बहुत रेयर देखा जाता है कि हार्ट अटैक। तो सबसे अहम है कि अगर आप रेगुलर जो हम लोग एक्सरसाइज और वर्किंग की बात करते हैं, वो एक तरह से आपका 2 बातें करती है, एक तो प्रिवेंट करता है और दूसरा आने वाले खतरे के लिए तैयार करता है। तो अगर रोज आप अपने शरीर पे 1 घंटा टाइम देते हैं
उसमें दोनों ही इंक्लूड करना चाहिए। ये भी एक तरह से मिथ ही है कि केवल वॉकिंग सही है। वॉकिंग के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूरी है ना। या आजकल के जमाने में आप देखेंगे कि सार्कोपीनिया एक खराब बीमारी के रूप में उभर के आया है। सार्कोपीनिया मतलब मसल मास का मसल लॉस मास। होना। तो आप सिर्फ चलेंगे तो मसल मास बिल्ड नहीं होगा। मसल मास बिल्ड होने के लिए डाइट के साथ आपको थोड़ा वेट ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो फिर आते हैं हम कि ऐसा जो इजीली अवेलेबल हो, टहलने से सिर्फ हमारा मसल मास नहीं बनता है, लेकिन अगर हम इसको शिफ्ट कर जाएं योगा में, तो उसमें आसन होते हैं, वो आपको मसल ट्रेनिंग भी करेगा, स्ट्रेचेबिलिटी भी करेगी और बहाना कम चलेगा। मैं अपने पेशेंट को ज्यादा एडवाइस करता हूँ कि भाई तू योगा करो, क्योंकि वॉकिंग में क्या है, हम लोग जिस प्रदेश में रहते हैं, किसी को भी बताओ तो वो बहाना लेके आ जाता है, सर बहुत गर्मी थी इसलिए नहीं टहल रहे हैं, आजकल ठंडा हो गया है नहीं टहल रहे हैं, बरसात में देखिए रोड पे पानी आ गया है, कहाँ टहलें, पार्क में। तो रोज का रोज जो बहाना है वॉकिंग में, वो खत्म हो जाती है। भैया तू रूम में बैठ के योगा कर ले। तो ये चीजें हैं। अगर आप दोनों करते हैं, 1 घंटा टाइम देते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका हार्ट आने वाले खतरे के लिए तैयार भी होगा, उससे कोलेट्रल्स डेवलप करते हैं, मसल स्ट्रांग होता है। और अगर आप चल रहे हैं, कहीं कुछ ब्लॉकेज आ भी रहा है, तो आपको पहले ही सिम्टम मिल जाएंगे, उसके लक्षण को जानना होगा। कई बार जो इग्नोर करते हैं हम लोग कि सांस फूल रहा है, गैस हो गई, बहुत बड़े हाँ, बड़े। ये गैस से भी एक सवाल है हाँ, कि जो सीने में जो दर्द होता है या फिर जो गैस की जो दर्द होते हैं, कैसे पहचानेंगे ये किस तरह का दर्द है? जी, इसमें है ना कि सिम्टम्स जो हार्ट अटैक के होते हैं, वो एक टिपिकल सिम्टम्स हैं, एक एटिपिकल सिम्टम्स हैं। तो एंजाइना की बात करें, क्योंकि हार्ट अटैक रिलेटेड टू एंजाइना, एंजाइना में 3 चीजें हम लोग देखते हैं कि कुछ भी जो हार्ट जो पेन होगा ना, उसका कुछ एग्रेवेटिंग फैक्टर होगा। तो एग्रेवेटिंग फैक्टर मेनली एग्जर्शंस होता है, चाहे फिजिकल हो या इमोशनल हो। उसके बाद दूसरा होता है रिलीविंग फैक्टर, जैसे हम चल रहे हैं, दर्द हुआ, रुक गए, आराम हो गया, या फिर नाइट्रेट की गोली हम ले लिए, उससे आराम हो गया। तीसरा है कैरेक्टर ऑफ पेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हार्ट का जो इंजाइनल पेन होते हैं, वो एक जगह लोकलाइज आप नहीं कर सकते हैं, वो डिफ्यूज होता है। तो वेग कंप्रेसिव और ऑपरेसिव टाइप ऑफ पेन, मतलब भारीपन उसको होगा, कोई एक पेन का। पेन के भी 8 कैरेक्टर होते हैं, दर्द जैसे कटने का अलग, चोट लगने का अलग, जलने का अलग, जी। वैसे इसका जो कैरेक्टर है वो बड़ा है कि भारी होने लगेगा। जैसे पेशेंट बोलेगा कि चलते हैं या खाना खा के चलते हैं, जिसको हम लोग को पोस्ट प्राइंडियल एंजाइना कहते हैं, रात में सीना भारी होगा और ये लगेगा कि ये आया यहाँ ऊपर चढ़ रहा है, कोई गला पकड़ लिया, फिर बाजू में उतरने लगा। जी, तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस तीनों में से 2 रहे तो उसको, वो सिम्टम्स है फिर ये हार्ट के। सिम्टम्स है। अब एटिपिकल सिम्टम्स फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है, इसीलिए थोड़ा डायग्नोसिस ये होता है। ये तीनों अगर कैरेक्टरिस्टिक है तो क्लासिकल एंजाइना है, फिर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन ऐसी चीजें कि गैस चलने के बाद गैस होने लगी, जैसे आपने देखा होगा कई सेलिब्रिटी के साथ हुआ गैस के, अब हम परफॉर्म कर रहे हैं स्टेज पे, यहाँ मुझे गैस हुआ, ये तो एक्सपेक्टेड जगह नहीं है ना। हो सकता है कि कैमरा के सामने मैं थोड़ा स्ट्रेसफुल हूँ, आपके सामने स्ट्रेसफुल हूँ, एक दूसरा मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, दूसरा तो हमें स्ट्रेस से गैस होने लगे और गैस ऊपर फैलने लगे, तो ये सही नहीं है। अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स होते हैं तो सब चीज छोड़ के तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, ईसीजी कराएं, कुछ जी। टेस्ट हैं वो कराएं, और रिस्क फैक्टर्स इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या जिम जाना ही सबसे सही है या फिर वॉक भी करने से भी सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, इसका जवाब मैंने पहले ही पहले दिया ही दिया है। कि तो जिम कई में, लोग जो है कि मैं बता रहा हूँ, बाहर जाने खेलने से ज़्यादा सोचते हैं कि 1 घंटा हम जिम में ही चले जाएँ। जिम में प्रॉब्लम है कि जिम अगर आप किसी इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस में करते हैं फिर ठीक है, क्योंकि आप जिम प्रॉपर जाएं, जिम ट्रेनर अगर हुँ। वहां है तो आपसे आपका पर्पस पूछता है कि आपको करना क्या है, आपको वो सोले डोले बनाने हैं या हेल्दी रहना है ना। तो ये मसल बनना आपके हेल्दी होने का निशानी नहीं है, हेल्थ का डेफिनेशन भी थोड़ा अलग है ना। तो ये सिर्फ मसल मास बनाना और उसके लिए स्टेरॉइड्स लेना, उसके लिए दवाइयां लेना, ये आपके लिए हानिकारक है, वो खतरनाक है। उसमें दोनों मिक्स होने चाहिए, मसल मास भी इंप्रूव करें, एरोबिक भी करें, एनारोबिक भी करें, तो फिर जिम ठीक है। अच्छा, क्या स्ट्रेस मतलब बोला जाता है क्या ज़्यादा स्ट्रेस और मोबाइल स्क्रीन को टाइम देखने से प्रभावित होता है? ऐसा कुछ है क्या? मैम अब तो स्टडी ने प्रूव कर दिया है हुँ। कि जैसे हम सबों का आदत है, लगभग क्या करते हैं, रात में खाना वाना खा के बेड पे जाते हैं और स्क्रॉल करना शुरू करते हैं। जी। तो एक स्टडी आई है हाल ही में, उसने ये प्रूव किया है कि वैसे लोग हुँ।
जो रात में सोने से पहले स्क्रॉल करते हैं और जो नहीं करते हैं। तो जो करते हैं उनमें हाइपरटेंशन ज़्यादा ज़्यादा हुआ। होती है। तो हम समझते हैं कि हम रील्स देख के रिलैक्स हो रहे हैं, नहीं। हुँ, ये हमारे ब्रेन को एक्टिवेट कर रहा है और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है और जिसके चलते हमें ब्लड प्रेशर की बीमारियां हो रही हैं, हमारे नींद कम हो रहे हैं। तो अब जो साइंस भी धीरे-धीरे इवॉल्व करने की चीज़ है। पहले हम लोग आज से 15 साल पहले कभी इस पे चर्चा नहीं करते थे कि सोना भी ज़रूरी है। लगता था काम ही करते रहो। अब गाइडलाइंस आ रहा है कि 7 टू 8 8 आवर ऑफ आवर्स। हाँ, गुड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये भी उतना ही रिस्क फैक्टर है जितना कि अदर्स। अदर्स। नॉट ओनली स्लीप, ये जो पॉल्यूशन जहाँ हम रह रहे हैं, 25% ऑफ अटैक जो होते हैं ड्यू टू पॉल्यूशन। पॉल्यूशन। तो हम लोग चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं और रिस्क फैक्टर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हॉलिस्टिक अप्रोच की बात इसीलिए हो रही है कि हॉलिस्टिक अप्रोच हो, सब चीज पे काम करें, तब इसको कम किया जा जी, सकता एक आखिरी सवाल रहेगा कि हमारे व्यूअर्स, हमारे जो दर्शक हैं, उनको क्या 3 टिप्स देना चाहेंगे, जिससे वो आने वाले फ्यूचर में हार्ट अटैक से बचें? है। पहला, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जिए, ये बहुत अहम है। क्योंकि आप डिसिप्लिन्ड लाइफ नहीं रखेंगे तो आपका जो शरीर है, आपका मन है ना, कभी भी एग्जर्ट करना नहीं चाहता है। तो एक दिनचर्या बनाएं, उसमें सोने का टाइम फिक्स करें कि हम इतने बजे सोएंगे और मोबाइल को ऑफ करेंगे। डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन भी जरूरी है। तो आपका एक दिनचर्या होनी चाहिए। खान पान में आपको एकदम संयमित रहना है, जिसमें कि रिकमेंडेशंस भी है कि फ्रूट वेजिटेबल्स ज़्यादा लेना है। डब्ल्यूएचओ का रिकमेंडेशंस माने तो हाफ के जी ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड हाफ के जी ऑफ फ्रूट्स लेने हैं। ड्राई फ्रूट्स की बात होती है तो एक छोटा मुट्ठी में जितना आ जाए मिक्स, वो आप लें, नट्स वगैरह। तो रेस्ट, खान पान और व्यायाम, 1 घंटे का, 45 मिनट से 1 घंटे का डेली अगर आप अपने समय के लिए, अपने शरीर के लिए समय निकाल पाते हैं तो बहुत अहम है। और कुछ चीजें हमें माइंडसेट बदलने की जरूरत है। हर किसी के पास गाड़ी है, साल में 2 बार सर्विसिंग कराने जाता ही है, लेकिन कितने लोग हैं जो अपने शरीर का देखभाल करते हैं, साल में 2 बार जाके अपना थॉरोली चेक कराते हैं। तो हम अपने आप की अहमियत दें। आपके लिए आपकी जिंदगी ज्यादा अहम है ना कि आपकी गाड़ी। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।